चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के बीच हुई संधि के कौन सी है? यूनानी शासक था सेल्यूकस निकेटर। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होने के बाद निम्न संधि की कौन कौन सी? सेल्यूकस के द्वारा अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करना। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से 305 ईस्वी में पराजित होने के बाद संधि की। उसमें पहली संधि क्या थी? सेल्यूकस द्वारा अपनी पुत्री थी हेलेना, जिसका विवाह चंद्रगुप्त के साथ करना। दूसरी संधि ये थी कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एवं सिंध का पश्चिमी क्षेत्र चंद्रगुप्त को दे दिया। और तीसरी शर्त ये थी मेगनिस्त को राजदूत के रूप में मौर्य दरबार में भेजना। ये तीन शर्त सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुई थी। पहली शर्त थी सेल्यूकस अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करता है। दूसरी शर्त ये थी 500 हाथी चंद्रगुप्त से लेकर के अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी का पश्चिमी क्षेत्र चंद्रगुप्त को दे दिया जाता है। मेगनिस्त को राजदूत के रूप में मौर्य के दरबार में भेजता है। अगला क्वेश्चन है अशोक का रोमनदेही अभिलेख। अशोक का रोमनदेही अभिलेख हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? अशोक का रोमनदेही अभिलेख से ज्ञात है कि अशोक ने अपने शासन के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की धम्म यात्रा की। अशोक ने शासन के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की धम्म यात्रा की, ये पता चलता है रोमनदेही अभिलेख से। और धम्म यात्रा के दौरान भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/4 कर दी। अशोक के धम्म से क्या अभिप्राय है? अशोक का धम्म क्या है? अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के हेतु जिन आदर्शों को प्रतिपादित किया उन्हें धम्म कहा गया है। नैतिक उन्नति के हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया है। धम्म की परिभाषा दूसरे और 7वें अभिलेख में दी गई है। धम्म की परिभाषा कहाँ है? दूसरे और 7वें अभिलेख में। पाप से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य, कर्म, शुद्धि ही धम्म है। पाप से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है। साधु स्वभाव, कल्याणकारी कार्य, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता, दया, दान, शुचिता, प्राणियों का वध न करना, ये क्या है? धम्म। माता पिता व बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर करना, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों और श्रवणों के प्रति दानशीलता व उचित व्यवहार ही धम्म है। धम्म यात्रा से अभिप्राय। अशोक से पूर्व विहार यात्राएं होती जो कि राजा अपने मनोरंजन के लिए क्या करते थे। अशोक के शासनकाल से पहले विहार यात्राएं होती थी जो राजा अपने मनोरंजन के लिए क्या करते थे। अशोक ने धम्म यात्रा का विचार किया जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा, ब्राह्मणों, श्रमणों और वृद्धों को श्रवणदान किया जाता था। मौर्य काल में समाहर्ता का कार्य क्या था? समाहर्ता का कार्य राजस्व एकत्रित करना। समाहर्ता का कार्य था राजस्व एकत्रित करना, आय का ब्यौरा रखना, वार्षिक बजट तैयार करना। ये मौर्य काल में समाहर्ता का काम था। धम्म महामात है क्या? धम्म महामात पर टिप्पणी। धम्म महामात, अशोक ने अपने शासन के 14वें वर्ष धम्म महामात की नियुक्ति की। इसके प्रमुख कार्य थे जनता में धम्म का प्रचार करना, कल्याणकारी कार्य, दानशीलता हेतु प्रोत्साहित करना, कारावास से कैदियों को मुक्त करना और उनकी सजा कम करना, उनके परिवार की आर्थिक मदद करना। ये धम्म महामात का कार्य था जिसकी अशोक ने 14वें वर्ष में नियुक्ति की। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। कौन कौन से? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र। मेगनिस्त ने भारतीय समाज को किन 7 जातियों में विभक्त किया है? मेगनिस्त ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया है। 7 जातियां बताई हैं कि मेगनिस्त ने कहा कि भारत में 7 जातियां होती हैं। कौन कौन सी बताई है इसने? दार्शनिक,
किसान, पशुपालक में शिकारी, कारीगर एवं शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद व शासक वर्ग। मैगनिस्ट ने अपने वर्गीकरण में जाति, वर्ण और व्यवसाय के अंतर को भुला दिया। मौर्य काल में तीर्थ किसे कहते हैं? मौर्य काल में तीर्थ किसे कहा गया है? कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में केंद्रीय प्रशासन के 18 विभागों का उल्लेख किया है जिन्हें तीर्थ कहा गया है। मौर्य काल में जो प्रशासनिक विभाग होते थे उनको तीर्थ कहा गया है और केंद्रीय प्रशासन के 18 विभाग थे मौर्य काल में, जिसका उल्लेख कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किया गया है। इनको तीर्थ कहा गया है और तीर्थ के अध्यक्ष को महामात कहा गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ थे मैत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज। मैत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, ये महत्वपूर्ण तीर्थ थे। जो वर्तमान समय में जो मंत्रालय होता है मौर्य काल में, उसी मंत्रालय को तीर्थ नाम से जाना जाता था। महत्वपूर्ण तीर्थ थे, यहाँ विभाग थे मैत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज। अनुसंधान क्या है? अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिक राज्यों को और युक्तियों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे लेखों में अनुसंधान कहा गया है। अनुसंधान क्या है? अशोक के काल में कर्मचारियों, प्रादेशिकों, राज्यों को और युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार के लिए भेजा जाता था, जिसे अनुसंधान कहा गया है। अशोक अपने कर्मचारियों को हर 5वें वर्ष धर्म प्रचार के लिए भेजता था, जिसे अनुसंधान कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सभी परीक्षा में आते हैं। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है ये। अनुसंधान को परिभाषित, अनुसंधान हो गया 5वें वर्ष कर्मचारियों को धर्म के प्रचार के लिए भेजना। अशोक के अभिलेख किन किन लिपियों में मिले हैं? अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरामाइक लिपि। ब्राह्मी लिपि, अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में ही है। ये प्रश्न भी आता है कई बार। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। खरोष्ठी लिपि, मानसेरा शहबाजगढ़ी से प्राप्त अभिलेख खरोष्ठी लिपि में ही प्राप्त है। अरामाइक लिपि, पश्चिमोत्तर भारत से प्राप्त अभिलेख, यानी पश्चिमोत्तर भारत से अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो अरामाइक लिपि से। मानसेरा और शहबाजगढ़ी से जो अभिलेख है वो खरोष्ठी लिपि में और अधिकांश इनके अलावा है ब्राह्मी लिपि में। एग्जाम में पूछा था कि अशोक के अधिकांश अभिलेख हैं ब्राह्मी लिपि में, कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में, कौन से अभिलेख या कौन कौन सी लिपि में लिखे गए हैं, कैसे पूछ सकता है। और पूछा भी बार बार आता है क्वेश्चन। अशोक द्वारा बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के निवास हेतु निर्मित 4 गुफाओं के नाम। अशोक ने आजीविकों के लिए बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। उसका नाम है सुदामा, चौपड़, विशव झोपड़ी और करण। ये 4 झोपड़ियां हैं, करण, सुदामा, चौपड़, विशव झोपड़ी। बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए निवास के लिए अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण कराया। उनका नाम है सुदामा, चौपड़, विशव झोपड़ी, करण। अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन का वर्णन कीजिए। मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन कैसा था? मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासन के समय मगध साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा हुआ था। मगध साम्राज्य मौर्य काल में 5 प्रांतों में बटा हुआ था। पहला प्रांत था उत्तरापथ, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। दक्षिणापथ दूसरा प्रांत था, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी, यानी कि उत्तर में उत्तरापथ, दक्षिण में दक्षिणापथ। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला जो अब पाकिस्तान में है, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी। मध्य प्रदेश या मध्य देश, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, वर्तमान में बिहार में। और अवंती राष्ट्र चौथा राष्ट्र था अवंती राष्ट्र, जिसकी राजधानी थी उज्जैनी। 5वां राष्ट्र था कलिंग, इसकी राजधानी तोसली थी। कलिंग की राजधानी तोसली, अवंती, उज्जैनी, मध्य देश पाटलिपुत्र, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी और उत्तरापथ की तक्षशिला। जो अशोक द्वारा विजित किया गया प्रांत था कलिंग।
प्रांतों का शासन कुमार या आर्य पुत्र द्वारा किया जाता था। प्रांत विषय में विभक्त होते थे। प्रांतों को विषय में, जैसे अब राज्य को जिलों में बांटा जाता है, इसी प्रकार प्रांतों को विषय में विभक्त किया गया और प्रांत का शासन कुमार या आर्य पुत्र के द्वारा संभाला जाता था। प्रांत विषय में विभक्त था विषय में, और जिसका मुखिया होता था विषयपति। विषय जिले में विभक्त होते थे, जिसका प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक कहलाता था, जो समाहर्ता के अधीन होता था। विषय भी फिर जिले में विभक्त थे, जिसका प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक और जो समाहर्ता के अधीन होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया गोप होता था, जो 10 गांवों का शासन संभालता था। गोप क्या होता है? 10 गांवों का शासन संभालता था, उसे गोप कहते हैं। गोप कहा जाता था। जो 10 गांवों का शासन संभालता उसे गोप कहा गया। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया गोप होता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन को समझाइए। मौर्यकालीन नगर प्रशासन, मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन समझाने भी आप पढ़ेंगे। नगर प्रशासन क्या कैसा था? मैगनिस्ट के अनुसार नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभक्त था। मैगनिस्ट के अनुसार नगर का शासन 30 सदस्यों का एक मंडल हुआ करता था, जो नगर का शासन करता था, और 30 सदस्यों के एक मंडल में जो 6 समितियों में विभक्त था। प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करना। द्वितीय समिति उद्देश्यों की देखरेख करना। तृतीय समिति जन्म मरण का लेखा जोखा करना। चतुर्थ समिति थी व्यापार वाणिज्य करना देखना। पांचवी थी निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। और छठी समिति थी बिक्री मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलना। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। कुल समिति थी 6। प्रत्येक समिति में सदस्यों की संख्या 5 थी और कुल सदस्यों की संख्या 6 थी। एक समिति में 5 सदस्य, कुल समिति हुआ करती थी 6, तो कुल टोटल सदस्य हुआ करते थे 30। नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का मंडल संभालता था। 6 समितियां हुआ करती थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था क्या है, कैसी थी मौर्य काल में? न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट यानी राजा ही हुआ करता था। न्याय प्रशासन का स्तर निम्नानुसार होता था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय होते थे। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय, जहां ग्रामीण या वृद्धजन अपना निर्णय लेते थे। निचले स्तर का ग्राम न्यायालय हुआ करता, जहां पर ग्रामीणी जो न्याय करता था उसे ग्रामीण कहा गया है, और वृद्धजन अपना निर्णय देते थे। इसके ऊपर, ग्रामीण के ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। निचले स्तर पर ग्रामीण, उससे ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय, जनपद, इनका क्रम भी पूछ सकता है। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय, फिर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय, जनपद। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था। भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय कहाँ था? राजधानी पाटलिपुत्र में। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था। अर्थशास्त्र में 2 तरह के न्यायालय का वर्णन है। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालयों का वर्णन है। एक था धर्म स्थलीय न्यायालय और एक कंटक शोधन न्यायालय। धर्म स्थलीय न्यायालय में क्या था? ये दीवानी अदालतें थी। दीवानी मामलों से संबंधित धर्म स्थलीय न्यायालय में, जिसमें नागरिकों के पारस्परिक विवाद जैसे चोरी, लूट, डकैती का मामला आते थे। धर्म स्थलीय न्यायालय दीवानी अदालतों से संबंधित था, जिसमें चोरी, डकैती आदि से संबंधित मामला का समाधान किया जाए धर्म स्थलीय न्यायालय में। दूसरे प्रकार का था कंटक शोधन न्यायालय। कंटक शोधन में क्या है? ये फौजदारी अदालतें थी, जिसमें नागरिकों एवं राज्य के प्रशासनिक विवादों का निर्णय होता था। कंटक शोधन में फौजदारी अदालतें थी। कंटक शोधन, धर्म स्थलीय दीवानी अदालतें थी। नगर न्यायाधीश व्यवहारिक महामात
वह जनपद न्यायाधीश राजूक, नगर न्यायाधीश व्यवहारिक महामात कहलाता था और जनपद न्यायाधीश हुआ उसको राजूक कहा जाता था। चाणक्य के अनुसार कानून के 4 अंग धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। चाणक्य के अनुसार कानून के 4 अंग थे धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। नगर का जो न्यायाधीश होता है उसको व्यवहारिक महामात कहा गया। जनपद का न्यायाधीश था उसको राजूक कहा जाता था। समुद्रगुप्त के सांस्कृतिक योगदान। समुद्रगुप्त के सांस्कृतिक योगदान कौन कौन से थे? समुद्रगुप्त उच्च कोटि का विद्वान तथा विद्या का उद्धार संरक्षक था। वह महान संगीतक था जिसे वीणावादन का बहुत शौक था। उसे सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। गुप्तकालीन समाज। गुप्तकालीन समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण ये सर्वोच्च होते थे जिनका कार्य अध्ययन अध्यापन करना या कराना दान देना था। क्षत्रिय इनका कार्य राष्ट्र की रक्षा करना। वैश्य व्यापार वाणिज्य करना। शूद्र तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र का कार्य हुआ करता था। वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित थी तथापि व्यवसायिक बंधन शिथिल होने लगे। स्त्रियों का समाज में प्रमुख स्थान था। स्त्री शिक्षा संवैर प्रथा का प्रचलन था। पर्दा प्रथा नहीं थी। गुप्त काल में मिश्रित जातियां जैसे अंबस्ट, पाराशव, उग्र आदि का प्रादुर्भाव हुआ। गुप्त वंश का सांस्कृतिक उपलब्धियां। गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां कौन कौन सी थी? कला एवं साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल का भारतीय इतिहास का श्रवण काल कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय कला व साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का श्रवण काल कहा जाता है। गुप्त काल को कला व साहित्य की दृष्टि से। साहित्य गुप्त काल में कालिदास, शूद्रक, विशाखादत्त जैसे विद्वान हुए जिनका साहित्य में उल्लेखनीय योगदान रहा। साहित्य और गणित व ज्योतिष। गणित व ज्योतिष में गणित में आर्यभट्ट हुआ, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त जैसे महान गणितज्ञ एवं आचार्य एवं ज्योतिषाचार्य। गुप्त काल में ही दशमलव प्रणाली का विकास हुआ। दशमलव प्रणाली का विकास गुप्त काल में हुआ। कला में गुप्त काल में शिखर मंदिर निर्माण देवगढ़ के दशावतार में पहली बार किया गया। गुप्त काल में शिखर मंदिर का यानी मंदिरों में शिखर ऊपर होता है। शिखर मंदिर का निर्माण देवगढ़ का दशावतार मंदिर में पहली बार प्रयोग किया गया। कला में इस काल की वास्तुकला, चित्रकला और धातु विज्ञान में के प्रमाण झांसी और कानपुर से मिलते हैं। वास्तुकला, चित्रकला और धातु विज्ञान के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? गुप्त काल के झांसी और कानपुर से। अजंता की गुफा नंबर 16 और 17 से महरौली में